सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी। नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक मोटी सी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी लॉ बुक, राइट? पर क्या हो अगर हम कहें कि ये बस एक रूल बुक है, एक तरह का मैनुअल जो बताता है कि कोई कानूनी लड़ाई लड़नी कैसे है। तो चलिए आज एक सिंपल सी कहानी के जरिए इस कोड को क्रैक करते हैं। इसे समझने का बेस्ट तरीका है क्रिकेट। सोचकर देखिए, क्रिकेट में एक होते हैं गेम के बेसिक रूल्स। बॉल बाउंड्री के पार गई तो चौका मिलेगा। एक टीम में 11 प्लेयर्स होंगे। ये हैं सब्सटैंटिव लॉज जो हमारे अधिकार तय करते हैं। फिर आता है गेम का इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यानी प्रोसीजरल लॉ, जैसे कि हमारा सीपीसी। अंपायर का डिसीजन गलत लगे तो अपील कैसे करनी है, बारिश हो जाए तो मैच का क्या होगा, ये सारे हाउ टूज ये सब इसी मैनुअल में लिखे होते हैं। तो फिर ये सीपीसी आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये इंडिया के सारे सिविल केसेस के लिए ऑफिशियल रूल बुक है। चाहे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो या कॉन्ट्रैक्ट का कोई झगड़ा, केस फाइल कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगा और जीतने के बाद फैसला लागू कैसे होगा, सब कुछ, मतलब सब कुछ इसी किताब में लिखा है। और हाँ, आज हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं इसका उन्होंने इस बात पर गहरी रिसर्च की है कि आखिर हमारे सिस्टम में सिविल केस इतने लंबे, इतने सालों तक क्यों चलते रहते हैं और इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। जरा सा इसकी हिस्ट्री देखें तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। सोचिए 1859 से पहले इंडिया में लीगल क्योस था। मतलब आपके शहर में है, इस पे डिपेंड करता था कि आपके केस का रिजल्ट क्या होगा। अलग अलग जगह, अलग अलग नियम, पूरा कंफ्यूजन। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ब्रिटिश ने 1908 में एक सिंगल यूनिफॉर्म कोड बनाया और वही है आज का सीपीसी। ओके, तो थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब इस पूरे सीपीसी को एक कहानी से समझते हैं। हमारी कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं, पर्सन एक्स और पर्सन वाई, और इनके बीच एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। इसी कहानी के साथ साथ हम देखेंगे कि एक सिविल केस रियल लाइफ में स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ता है। तो लड़ाई शुरू कैसे होती है? सबसे पहले पर्सन एक्स कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट फाइल करता है जिसे कहते हैं प्लेंट। ये बेसिकली उनकी कंप्लेंट है। जैसे ही ये फाइल होता है, कोर्ट पर्सन वाई को एक ऑफिशियल नोटिस भेजता है जिसे कहते हैं समन्स। ये नोटिस बताता है, हे, आप पे केस हुआ है। इसके जवाब में पर्सन वाई अपना साइड ऑफ द स्टोरी फाइल करता है जिसे रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। फिर जज दोनों साइड की कहानी सुनकर मेन पॉइंट पर आते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि आखिर झगड़े के असली इश्यूज क्या हैं। अब आते हैं रूल बुक पर। सीपीसी का ऑर्डर 1 ये सबसे पहले डिफाइन करता है कि इस गेम के प्लेयर्स कौन हैं। जो केस फाइल करता है, यानी हमारा पर्सन एक्स, वो है प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ केस है, यानी पर्सन वाई, वो है डिफेंडेंट। सिंपल। नेक्स्ट अप ऑर्डर 4 और 5 ये बताते हैं कि गेम ऑफिशियली शुरू कैसे होता है। ऑर्डर 4 के हिसाब से प्लेंट फाइल होती है और ऑर्डर 5 के अंडर समन्स भेजा जाता है, और बस यहां से लीगल क्लॉक टिक टॉक शुरू हो जाती है। तो केस फाइल हो चुका है, रिप्लाई भी आ गया। अब शुरू होता है असली लीगल बैक एंड फोर्थ, आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंस, और हाँ, वो चीज जिसके लिए हमारे कोर्ट्स फेमस हैं, एडजॉर्नमेंट्स, यानी अगली तारीख। इस पूरे प्रोसेस में एक सुपर इंपॉर्टेंट स्टेज है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, जो ऑर्डर 14 में है। यहां जज एक डिटेक्टिव की तरह दोनों साइड्स की स्टोरीज को एनालाइज करके आखिर में उन एग्जैक्ट लीगल क्वेश्चंस को पिनपॉइंट करता है जिन पर कोर्ट को डिसीजन लेना है। लिटरली यहीं से पूरे केस का डायरेक्शन सेट होता है। और फिर आता है ऑर्डर 17, एडजॉर्नमेंट्स। हाँ, ये वही तारीख पे तारीख वाला सिंड्रोम है, जब किसी भी रीजन से सुनवाई को आगे बढ़ा दिया जाता है, और ये हमारे सिस्टम में डिलेज का एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। चलिए 1 मिनट के लिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सालों की सुनवाई के बाद फाइनली डिसीजन आ गया और पर्सन एक्स केस जीत गया। सेलिब्रेशन का टाइम है, राइट? लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, इनफैक्ट यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। तो सीपीसी के ऑर्डर 20 के अंडर जज सारे एविडेंस देखकर अपना फाइनल डिसीजन सुनाता है। इसे कहते हैं जजमेंट, और इसी जजमेंट के बेसिस पर एक ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर निकलता है जिसे कहते हैं डिक्री। तो हमारी कहानी में पर्सन एक्स के हाथ में डिक्री आ गई है। बेसिकली कोर्ट से जीत का सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जीत का सर्टिफिकेट तो मिल गया, पर क्या पर्सन एक्स को उनकी प्रॉपर्टी फौरन वापस मिल गई? क्या कागज पर जीत और एक्चुअल रिलीफ एक ही चीज है? इस प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंगली आज से नहीं,
सालों पहले प्रिवी काउंसिल ने भी पहचाना था। उन्होंने कहा था, एक वादी की असली मुश्किलें तब शुरू होती हैं जब उसे एक डिक्री मिलती है। ये लाइन सब कुछ कह जाती है। केस जीतना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। और इस आधी लड़ाई को पूरा करने के लिए आता है सीपीसी का सबसे लंबा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, ऑर्डर 21, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए कोर्ट के डिसीजन को जमीन पर उतारा जाता है, एनफोर्स करवाया जाता है। ये फाइनल स्टेप है जो ये पक्का करता है कि कागजी जीत रियल वर्ल्ड विक्ट्री में बदले और पर्सन एक्स को उनकी प्रॉपर्टी एक्चुअली वापस मिले। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम के सेंटर में है। आखिर न्याय में इतना डिले क्यों होता है और कैसे ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना प्रोसेस खुद ही न्याय के रास्ते का एक रोड ब्लॉक बन जाता है? प्रॉब्लम ये है कि ये 100 साल पुराना कोड डिसीजन मिलने और उसे इन्फोर्स करने के बीच एक आर्टिफिशियल पॉज बटन बना देता है। सोचकर देखिए, जो इंसान कोर्ट आता है उसे सिर्फ एक पेपर डिक्री नहीं चाहिए, उसे एक्चुअल रिलीफ चाहिए। लेकिन कई बार डिक्री हासिल करने तक ही लोगों के सारे पैसे और एनर्जी सब खत्म हो जाते हैं और वो एग्जीक्यूशन की अगली असली लड़ाई शुरू ही नहीं कर पाते। और यहां वो फेमस लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, देरी से मिला न्याय, न्याय ना मिलने के बराबर है। जब एक डिसीजन को एनफोर्स करवाने में ही सालों या कभी-कभी दशकों लग जाएं, तो उस जीत का मतलब ही क्या रह जाता है? तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, ये सिस्टम 100 साल से ज्यादा पुराना है। इसे कैसे बदला जाए? सिविल लिटिगेशन को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे बनाया जाए, मुकदमा दायर करने से लेकर असल राहत मिलने तक, ताकि ये टुकड़ों में बंटी एक ना खत्म होने वाली लड़ाई ना लगे।